अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आप लोगों का फीडबैक जो मुझे कमेंट्स में जो आप लिखते हैं ऑफ कैमरा स्टोरी के नीचे, वो तो मैं पढ़ता हूं, लेकिन आज एक व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, फीडबैक आता है। एक ऐसा ज़बरदस्त फीडबैक मिला जो मैं मजबूर हो गया उनको वॉइस मैसेज करने पे कि अगर आप मुझे ये पूरी बात तफसील से बताएं तो इसको ज़रूर मैं ऑफ कैमरा स्टोरी में सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुख्तसर बताता हूँ, तफसील से आगे आपको बताऊँगा जैसे वो मुझे भेजते हैं। कुछ वाक़या इस तरह का है, वो अपने घर में अकेले रहते हैं, फैमिली से बहुत दूर परदेश में। वो कहते हैं कि जब मैं ऑफ कैमरा स्टोरी लगाता था तो ऊंची आवाज़ करके सामने एलसीडी पे चला के यूट्यूब से मैं कहानी सुनता था। मेरी एक आदत सी बन गई थी कि तकरीबन आपके हफ्ते में जिस तरह 3 कहानियाँ आती है तो मैं 6 दिन कहानी सुनता था, 3 दिन पुरानियाँ कोई लगा के सुनता था। मुझे मज़ा नहीं आता था, जब तक मैं कोई कहानी नहीं सुनता था मुझे नींद नहीं आती थी, और अक्सर ऐसे होता था कहानी सुनते सुनते भी मैं सो जाता था। वहीं पे कहते हैं उस वक्त मुझे पता लगा कि कहानी में अकेला नहीं सुनता, कोई और भी हैं जो बैठ के मेरे साथ सुनते हैं और मेरे दोस्त बन गए। और दोस्त किस वजह से बने, वो कहता है वो ऑफ कैमरा स्टोरी सुनने की वजह से दोस्त बने हैं। और मुझे तब महसूस हुआ कि जिस तरह मुझे बेचैनी रहती है ऑफ कैमरा स्टोरी की, उनको भी बेचैनी होती है ऑफ कैमरा स्टोरी सुनने की, जो वहाँ पे मौजूद थे। उनके साथ ऐसी दोस्ती हुई कि उन्होंने मुझे इस तरह फ़ायदे देने शुरू किए कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा। मैंने कहा फिर मुझे आप पूरी तफसील से ये बात बताइए तो कि मैं इसको स्टोरी में शेयर करूँगा, लोगों को एक इसकी भी कहानी सुनाऊँगा। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इनका नाम है हरजोत सिंह फ्रॉम चंडीगढ़, इंडिया से। इनकी एज इस वक्त 34 ईयर्स है, 34 साल के हैं। और जो कहानी है इनकी ज़िंदगी की, तकरीबन उस वक्त उनकी उम्र 17 साल सी। चंडीगढ़ में एक ऐसे घर में रहते हैं उस वक्त जो एक 3 मंजिला घर था, 3 फ्लोर थे उस घर के। हरजोत कहते हैं कि मैं सबसे ऊपर जो 3rd फ्लोर था, वहां पे एक कमरा था जिसको मैंने अपना जिम बना रखा था। ज्यादा वक्त मैं उसी कमरे में गुजारता और अपनी जिस्म को एक बॉडी बिल्डिंग का जिस्म बनाने के लिए कसरत करता रहता, एक्सरसाइज करता रहता, जिम करता। कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि वहीं पे ही मैं सो जाता था। जो नीचे ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे सारे घर वाले रहते थे, लेकिन जो 2nd पोर्शन था वहाँ पे वो कहते हैं मेरे चाचू जो गैर शादीशुदा थे वो रहते थे। ये एक हमारी फैमिली थी जो इस घर में आबाद थी, रह रही थी। हमारे घर के बिल्कुल ही सामने दरवाजे से जैसे ही निकले तो एक पुराना बिजली का दफ्तर था। वापडा जो होती है बिजली, जहाँ से हम लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसका दफ्तर था। वो बहुत ही पुराना बना हुआ था, बंद नहीं था। अभी भी, उस वक्त भी, अभी से मुराद उस वक्त भी काबिल इस्तेमाल था। ऑफिस टाइमिंग में खुल जाता और शाम को बंद हो जाता, लेकिन जैसे ही वो बंद हो जाता उसके अंदर एक ऐसी उदासी सी छा जाती। वो बिल्डिंग पहले ही बहुत ज़्यादा पुरानी थी, पता नहीं कब की बनी हुई थी। ऊपर से उसके पीछे बहुत बड़ा इलाका जो था वो जंगल पे मुहित था। इसी बिजली के दफ्तर के ऑफिस के बाहर पीछे वाली साइड पे एक घने दरख्तों का जंगल था, जिसमें ज़्यादातर दरख्त जो थे जामुन के दरख्त थे। उस ऑफिस का एरिया कुछ ऐसा था जो खाली पड़ा हुआ था, तो लोग अपने घर का कूड़ा क्रिकेट भी वहीं पे फेंक के आ जाते थे। तो वहाँ पे भी पीछे एक गंदगी का ढेर सा लग जाता, सफाई हो जाती, वो आते सफाई वाले कर जाते, लेकिन फिर भी लोग अपना कूड़ा वहीं पे फेंकते थे। और पीछे वैसे भी कोई नहीं जाता था, जामुन के दरख्त थे। मेरा ज़्यादा वक्त, वो कहते हैं, ऊपर कमरे में ही गुजरता था। मैं सोता इसलिए नहीं था ऊपर कि पहली दफ़ा जब वाक़या हुआ था, ये रात के तकरीबन 1:30 से पौने 2 बजे का टाइम था, जब मेरे कानों ने कुछ आवाज़ें सुनी। ये अजीबो गरीब इस तरह की आवाज़ें थी जैसे बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हों, और वो इतनी ऊंची ऊंची लड़ रही थी कि मेरी आंख खुल गई और मैं डिस्टर्ब होना शुरू हो गया कि यार क्या मसला है, कि कहाँ लड़ रही हैं बिल्लियाँ।
तो मैं उठ गया, लेटा हुआ था, कमरे से बाहर आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये जो आवाज़ें हैं उसी बिजली के दफ्तर की तरफ से आ रही हैं जो घर के सामने था। मैंने छत से खड़े होकर उन आवाज़ों को सुना कि मुझे नज़र आ जाएं बिल्लियाँ तो मैं इनको रोक सकूं, मना कर सकूं। मेरी नींद ही ख़राब हो गई है कि वहीं पे जैसे मैं आके खड़ा हुआ तो आवाज़ें आनी बंद हो गई। ना सिर्फ बिल्लियों की आवाज़ें आनी बंद हो गई बल्कि अब इस तरह की आवाज़ें थी जैसे कुछ 5, 6, 7, 8 ज़्यादा ऐसे औरतें हैं जो मिल के आहो पुकार कर रही हैं, चीखें मार रही हैं। और मैं हैरान था कि इतनी क्लियर आवाज़ है, औरतें चीख रही हैं, तो इर्द गिर्द के जो घर हैं उनमें से भी क्या लोग उठ गए हैं। और मैं इस उम्मीद में खड़ा था और घरों से भी लोग बाहर निकल आएंगे इन आवाज़ों को सुन के कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि मैं अभी तक नहीं समझ सका था कि ये आवाज़ें किसकी हैं। क्या किसी घर के अंदर कोई मर गया है, कोई मातम हो गया है, कोई हादसा हो गया है, कोई परेशानी हो गई है, किस चीज़ की आवाज़ें हैं, मैं नहीं समझ सका। काफ़ी देर वो आवाज़ें आती रहीं और मैं फिर डर के अंदर कमरे में आ गया। सो तो ना सका, किस टाइम मेरी आंख लगी पता नहीं। लेकिन सुबह उठा और इस वाक़ये का घर वालों से जिक्र किया तो उन्होंने कहा ऊपर मत सोया करो। रात को कोई भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनसे जो पूछ रहा था क्या किसी घर में कोई मर गया है, रात कोई मसला हुआ है, फौतगी हुई है, हादसा हुआ है, तो घर वालों ने कहा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें कहाँ से आवाज़ें आई हैं? उस सामने वाले बिजली के दफ्तर से? तो मैंने कहा हाँ। तो कुन ने कहा बस समझ जाओ कि अकेले ऊपर मत सोया करो, ये आवाज़ें वहाँ से ही आती हैं। उम्र 17 साल थी, मैं डर भी गया कि वाकई 16 साल उम्र थी कि अकेला मुझे ऊपर नहीं सोना चाहिए। अब ये आवाज़ें दोबारा भी मैंने सुनी थी और उस वक्त सुनी थी जब मैं रात को अक्सर सोता नहीं था और ऊपर मैं जिम कर रहा होता था, एक्सरसाइज कर रहा होता था, तो आवाज़ें मेरे कानों में आती तो मैं उसी वक्त काम छोड़ देता, जो भी वर्जिश वगैरह कर रहा होता, और नीचे सोने के लिए चला जाता। अब मैं इतना आदी था कि ये जो जगह है ये भूतिया जगह है, ये जिन्नात की जगह है, यहाँ से आवाज़ें आती हैं रात को। कभी हंसने की आवाज़ें आती थी, कभी बिल्लियों के लड़ने की आवाज़ें आती थी, कभी रोने की आवाज़ें थी, कभी अजीबो गरीब सी आवाज़ें आती थी जो समझ नहीं आता था ये किस चीज़ की आवाज़ें हैं। वक्त गुजरता रहा। आज शाम को मौसम तूफ़ानी मौसम बना हुआ था। फुल आसमान पे बादल आए हुए थे, बिजली चमक रही थी और एक जोरदार आवाज पैदा होती बादलों के बीच में से, कड़ाकेदार आवाज आती जिससे लगता था कि आज शदीद तूफान आने वाला है। उसी मौसम को देखते हुए उनके चाचू जो सेकंड फ्लोर पे रहते थे, नीचे उनके अम्मी अब्बू दादी रहते थे, बहन भाई भी रहते थे, उससे ऊपर उनके चाचू रहते थे और ऊपर उसने हरजोत ने अपना कमरा बनाया हुआ था। हरजोत कहते हैं मेरे चाचू का नाम है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह और उनके एक दोस्त जो तकरीबन कोई 5-7 मिनट की दूरी पे हमारे घर से रहते थे, मोटरसाइकिल पे चाचू के साथ घर में दाखिल हुए। मौसम की नज़ाकत को देखते हुए कि आज तूफान आने वाला है, आज बारिश होने वाली है, मौसम बहुत सुहाना है, तो क्यों ना आज बैठ के दारू के पैक लगाए जाएं, शराब पी जाए। वो दोनों बाइक उन्होंने नीचे खड़ा किया, मोटरसाइकिल खड़ा करने के बाद सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। ऊपर दोनों बैठ गए, उन्होंने बोतल का ढक्कन खोला और उसके बाद जाम बनाए, शीशे के गिलासों में जाम पकड़ के टकराए, एक दूसरे के साथ शराब पीना शुरू हो गए, मौसम को एंजॉय करना शुरू हो गए, गपशप करते रहे, साथ में शराब भी पीते रहे। उम्र मेरी उस वक्त 17 साल थी। मैं अपना जिस्म में काफ़ी ज़्यादा मजबूत बॉडी बिल्डर बन चुका था। एक मेरा मजबूत जिस्म था, दूर से ही लोग कहते थे यार माशाल्लाह तुम्हारा जिस्म बहुत अच्छा है। कंपनी करते करते, उसी मौसम को एंजॉय करते करते वो दोनों बाहर बैठे हुए थे कि वहीं पे उनका वो जो दोस्त था उसने कहा यार मुझे छोटा पेशाब आया है, मैंने सुसु करना है। तो उनके चाचू ने कहा, बल्कि चाचू का नाम उन्होंने रियली कहा, मैं रियली कह रहा हूँ, गुरदीप ने कहा
जा यार, अंदर बाथरूम है, वहाँ पे सुसु कर ले। तो उनका जो दोस्त है वो कहते हैं, वो बोला यार बात सुन, बाहर ना चलें, मैं ज़रा सिगरेट भी पी लूँगा। तो दोनों ज़रा बाहर चलते हैं, मैं सिगरेट भी पी लूँगा और छोटा पेशाब भी कर लूँगा। बकौल उनके, मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, हरजोत ने कहा है, क्योंकि वो हिंदू थे और हिंदू जो होते हैं सिंह के घर में सिगरेट नहीं पीते। क्या है, इससे कहानी से कोई बात नहीं। उन्हें कहा चल ठीक है यार, बाहर ही चलते हैं। वो दोनों नीचे उतरे और उतरते ही घर से बाहर उसी जो सामने ही था बिजली का दफ्तर, उसके पीछे जंगल और वीराना था। वही एक ऐसी जगह थी जहां पे वो सुसु भी कर लेता और सिगरेट भी पी लेता। गुरदीप और उसका दोस्त दोनों बातें करते हुए चलते हुए बिजली दफ्तर के बैक साइड पे चले गए। तकरीबन ये कोई 11:15 बजे का टाइम होगा। हर तरफ खामोशी थी, हर तरफ खूब अंधेरा था। बादल अभी भी गरजते थे, अभी भी बिजली चमकती थी। तो उस वीराने जिसकी तरफ वो दोनों चलते हुए जा रहे थे, उस बिजली के चमकने से पूरा रास्ता क्लियर नजर आता, दरख्त नजर आते, दीवारें नजर आती, जमीन नजर आती। ऐसा लगता बिजली क्या चमकी है, एक रोशनी सी कर गई है। और फिर अंधेरा छा जाता। वो दोनों मस्ती में थे, सरूर में थे, इसलिए एंजॉय कर रहे थे। और कोई भी शख्स होता तो इतने खतरनाक मौसम में शायद उस जंगल की तरफ जाते हुए डर जाता। वो दोनों चलते हुए पीछे वाली साइड पे कूड़ा करकट को क्रॉस करके आगे गए तो एक जामन के दरख्त के पास जाके वो जो दोस्त था सुसु करना शुरू हो गया। गुरदीप ने कहा चल यार, मैं भी आ ही गया हूं, तो चल मैं भी खड़ा हूं, मैं भी कर लेता हूं। तो वो भी चलता हुआ दूसरी साइड पे जो एक जामन का दरख्त था, जामन के दरख्त के नीचे गया और जाके उसने भी छोटा पेशाब कर दिया। जब दोनों फारिग होके आए तो दोस्त ने सिगरेट की डब्बी निकाली, उसमें से सिगरेट सुलगा के सिगरेट पीना शुरू कर दिया। वो लोग वहां पे उतनी देर तक खड़े रहे जब तक वो दोस्त सिगरेट पीता रहा। जैसे ही सिगरेट खत्म हुई तो वो दोनों फिर से बातें करते हुए ऊपर उसी सेकंड फ्लोर पे आ गए। वो आके बैठे ही थे कि पता नहीं गुरदीप को क्या हुआ कि एकदम से वो चुप सा हो गया। कुछ देर चुप बैठा रहा और साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। आंसू ऐसे निकले कि फिर निकलते ही गए, बहते ही गए। ऐसे बहे के बकायदा रोना शुरू कर दिया, जैसे इंसान सिसक सिसक के, बलक बलक के रोता है, इस अंदाज में रोना शुरू कर दिया। पहले वो ऐसे बैठा रोता रहा, आंसू बहाता रहा, फिर साथ ही हिचकियां भी लेनी शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया। दोस्त ने कहा गुरदीप क्या हो गया यार तुझे? गुरदीप सरदार जो होते हैं वो पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी में उससे दोस्त उससे बात करते, खैर है की होया तेनू? उसको चुप कराना शुरू हो गया, लेकिन वो इस अंदाज में रोए जा रहे थे कि आवाज़ें ऊपर हरजोत तक भी पहुंच गई। कह रहे मैं ऊपर ही था, जब मैंने देखा चाचू रो रहे हैं तो मैं नीचे उतर के आया, देखा दोस्त चुप कराने में लगा हुआ है और चाचू रोए जा रहे हैं। और मैं भी चाचू के पास पहुंचा और कहा चाचू की होया जे, की होया तानू? मैं भी उनको चुप कराने में लग गया। दोस्त भी चुप करा रहा था। तकरीबन मुझसे पहले कितनी देर हुई थी मैं नहीं जानता था, 10 मिनट मुझे भी चुप कराते लग गए। चुप हुए तो दोस्त ने कहा चल यार तू रेस्ट कर, अब तुझे नींद की ज़रूरत है, मैं भी चलता हूं। और गुरदीप बेले चलो यार मैं तुम्हें नीचे छोड़ के आता हूं। तो दोनों नीचे उतरे। दोस्त ने अपना मोटरसाइकिल निकाला, स्टार्ट किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो ऊपर था और चाचू को चुप कराने के लिए नीचे आया था, तो वो भी साथ ही नीचे आ गया। जब उसको सी ऑफ करने के लिए आए तो उसने कहा मैं भी फिर अब नीचे ही चलता हूं। चाचू ने जब उनको सी ऑफ कर दिया और ऊपर जाने के बजाय सीधा उसी कमरे में दाखिल हुए जहां पे वो कहता है मम्मी, दादी और पापा बैठे टीवी देख रहे थे।
हरजोत कहता है मैं भी अंदर दाखिल हो गया तो मेरे पीछे मैंने देखा चाचू भी सी ऑफ करके उसी कमरे में दाखिल हो गए। चाचू जैसे ही दाखिल हुए हैं वो तीनों, मम्मी पापा और दादी, एक सोफे पे बैठे हुए थे, 3 सीटर जो सोफा होता है, और वो टीवी देख रहे थे कि चाचू अंदर जैसे ही दाखिल हुए, दाखिल होते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जैसे ही पापा ने देखा चाचू आए हैं और वो जोर जोर से रो रहे हैं, वो एकदम से बोले, अरे गुरदीप की होया तेनू, गुरदीप की होया तेनू, और उनको गले से लगा लिया। वो यही समझे शायद जिंदगी में इंसान को जब कोई वाकया, कोई बात, कुछ ऐसा याद आ जाता है तो वो अपने जब्त को खो देता है, आंसू बहने देता है, दिल का बोझ हल्का करने के लिए रोता है। तो वो यही समझ के उसको गले लगा दिया, रोने दिया कि दिल का बोझ हल्का कर, पता नहीं किस बात पे हुआ है। चुप भी कराते जाते थे, उसको थपकते भी जाते थे, उसके कमर पे थपकी भी देते जाते थे कि हौसला कर यार, की होया तेनू। इसी तरह उनको काफ़ी देर जब चुप कराते रहे तो दादी भी जो वहीं पे बैठी थी, थोड़ी देर तो उनसे बर्दाश्त हुआ, वो भी उठ के खड़ी हो गई और अपने गुरदीप को चुप करवाने में लग गई। पापा और दादी उनको कुछ देर इसी तरह चुप कराते रहे। मेरे सामने भी एक अजीब सा मंजर था, पहली दफ़ा मैं ज़िंदगी में देख रहा था। जब चुप कराते रहे तो पापा ने मम्मी से कहा पंजाबी में, अमृत जल, उसको बोलते हैं अमृत जल, कि अमृत जल पिलाओ इनको। वो कहते हैं कि हम गुरुद्वारे साहब जब जाते हैं तो वहाँ से ये अमृत जल जो है वो लेके आते हैं। एक पानी होता है, जिस तरह हम आब जमज़म लेके आते हैं मुसलमान, इस तरह उनका अमृत जल है। सब मज़ाहिब के अपने अपने इस तरह जो एक पाक पानी होता है, नेक पानी होता है, पड़ा हुआ पानी होता है, तो वो अमृत जल उनको कहा लेके आओ। ये पापा ने उस वक्त कहा जब दादी उनको चुप करा रही थी, तो गौर से दादी देख रही थी गुरदीप को, और इस अंदाज में देख रही थी कि पापा ने भी देखा दादी की तरफ कि दादी क्या देख रही हैं। तो दादी के चेहरे पे इस तरह के तासुरात थे कि ये रोना किसी और वजह से है। और जब पापा को समझ आया कि ये रोना किसी और वजह से, तो उन्होंने भी गौर से देखा, तभी उनको एहसास हुआ गुरदीप किसी और वजह से रो रहा है। तभी उनको एहसास हुआ अमृत जल लाओ। और मम्मी जब अमृत जल लेके आई तो उन्होंने आते ही वो अमृत जल उनके चेहरे पे थोड़ा सा फेंका। मैं सरदार बहुत सारे मेरी ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते हैं, सब उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मुझे जिस तरह उन्होंने कहानी में कहा, मैं उन्हीं लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ। तमाम मज़हब की मैं दिल से प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। तो लफ्ज़ों में कभी कोई ऐसी बात किसी भी मज़हब से, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हों, सिख हों, कोई भी मज़हब से हों, मेरी तरफ से कभी कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो आपको लगे कि ये क्या बोल दिया मज़हर मलिक के लिए, तो उसने स्टोरी में ही हाथ जोड़ के माफ़ी। जानता नहीं हूँ ज़्यादा, इसलिए शायद कुछ कर जाऊँ, वरना मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। अमृत जल जैसे ही उनके चेहरे पे फेंका गया तो एकदम से वो जो रोना था, एकदम से ना सिर्फ चुप हो गया, बल्कि एकदम से वो जो खामोशी थी, वो रोने वाली जो आवाज़ थी, वो हिचकिचाहट थी, वो हिचकियाँ थी, वो सब ना सिर्फ बंद हो गई, बल्कि अब एकदम से कहका निकला। गुरदीप के मुंह से ऐसा कहका निकला जैसे अच्छा तो मेरे ऊपर ये फेंकोगे, और उस कहके का निकलना था कि एकदम से घर वालों ने देखा कि उनकी आंखें एकदम से लाल सुर्ख हो गईं, जैसे कोई शदीद रोता रहे रोता रहे रोता रहे, रो रो के उसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं। तो ऐसे ही एकदम से ही हमारी आंखों के सामने उनकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं, और वो लाल सुर्ख आंखें ऐसा लगा जैसे बाहर निकल आई हैं। तो मम्मी ने दोबारा से अमृत जल उनके ऊपर डाला। जैसे ही दोबारा उनके, क्योंकि मम्मी भी डर गई थी, पहली दफ़ा जैसे उनके चेहरे पे पड़ा वो चुप कर गए, और उसके बाद जब हंसना शुरू हो गए तो एकदम से डर गई। लाल सुर्ख आंखें देख के उन्होंने फिर से अमृत जल जब उनके चेहरे पे दूसरी दफ़ा डाला तो इस दफ़ा आंखें जो बाहर आ चुकी थी, उनके दांत भी ऐसा लगा जैसे नुकीले होके बाहर आ गए। उनका चेहरा में ऐसा लगा जैसे बदल सा गया है। ये जो सामने शख्स है जो हंसे जा रहा है, ये गुरदीप नहीं है, कोई जिन है, गुरदीप नहीं है, कोई ड्रैकुला है, वैम्पायर है,
कोई इस तरह का मखलूक बन गया जिसके नुकीले दांत बन गए, चेहरा अजीब सा हो गया था, आंखें लाल सुर्ख हो गई थी, दांत हमें नहीं समझ आ रहा था कैसे। उस वक्त खौफ की एक फिजा थी, इंसान को इस तरह महसूस होता है। और वो हंसे जा रहे थे और उसी लम्हे घर वालों ने उनके मुंह से पहली दफा हिंदी बोलते हुए उनको देखा। वो हिंदी नहीं बोलते थे, ना उनको हिंदी बोलनी आती थी, लहजा भी बिल्कुल साफ लहजा था। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इस घर के एक फर्द को तो साथ जरूर लेके जाऊंगा और उसको मार दूंगा, मैंने इसको नहीं छोड़ना, मैंने नहीं छोड़ना, मैं एक को तो साथ लेके जाऊंगा, मार दूंगा। ये इतना क्लियर, हम इसको उर्दू कहते हैं, वो वहां पे इनको हिंदी बोलते हैं। वो हिंदी बोले जा रहे थे कि घर वाले भी डर गए कि ये हिंदी गुरदीप नहीं बोल सकता। अगर वो बोलने की कोशिश भी करे तो लहजा और लफाजी और अदायगी इतनी साफ और क्लियर नहीं होगी। ये वही था जो उसके अंदर था, जिसका रूप उसके चेहरे पे आ चुका था, ड्रैक्युला की तरह। उसके दांत नुकीले बाहर आ चुके थे, चेहरा खौफनाक भयानक हो चुका था, आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी, और वो हंसे जा रहा था और हंसता हुआ तंजिया कह रहा था, गुस्से में कह रहा था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक को तो मैं साथ लेके जाऊंगा, मार डालूंगा। दादी पहले ही सोफे से उठ के खड़ी थी, मम्मी भी उठ के खड़ी थी। सोफा खाली पड़ा था, तो वहीं पे पहली दफा वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने अपने एक हाथ से यूं आगे हाथ बढ़ाया और सोफे को यूं पकड़ा और यूं ऊपर उठा लिया सोफे को, और उठा के यूं आगे की तरफ फेंक दिया। हम लोग हैरान रह के, वो इतने ताकतवर या मजबूत नहीं थे। मैं बॉडी बिल्डर था, मैं बहुत सेहतमंद था, मैं बहुत मजबूत था, मैं भी ऐसा करता तो बहुत मुश्किल से उठा पाता, एक हाथ से हिला पाता, फेंक नहीं सकता था। लेकिन मेरी आंखों ने देखा कि वो तो कभी जिंदगी में दोनों हाथों से ना उठा सके। भारी सोफा था, 3 सीटर। उन्होंने एक हाथ से जिस तरह ऊपर जमीन से उठाया, तकरीबन जमीन से कोई 2 फुट ऊपर उठ गया था, वो 1.5-2 फुट ऊंचा उठ गया, और उसके बाद उन्होंने आगे फेंक दिया। मैं उसी वक्त जान गया, ये ताकत गुरदीप की नहीं है, ये चाचू इतनी ताकतवर नहीं है, कोई और है जो इस वक्त उनके अंदर हिंदी भी बोल रहा है और इतनी भयानक है, जो आंखें बाहर निकल आई हैं, बाहर की तरफ आ गई थी उनकी आंखें, लाल सुर्ख आंखें बाहर निकली हुई थी और दांत भी बाहर निकले हुए थे। उसी लम्हे पापा ने कहा, पकड़ो इसको। तो पापा भी जोर लगा रहे थे, और मैं एक बॉडी बिल्डिंग करता था, मैं भी जोर लगा के उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे अंदाजा हो गया, चाचू इतने ताकतवर नहीं हैं, चाचू हैं ही नहीं। इस वक्त जो पहले रो रहा था अब हंस रहा है, वो चाचू नहीं, कोई और है। हम लोग चाचू को पकड़ते रहे, पापा भी पकड़ते रहे। तब हमें अंदाजा हो गया कि अब अमृत जल की वजह से ये अपने असली रंग और रूप में आ चुका है। जो पहले रोए जा रहा था, अब वो अपने असली रूप में आने की वजह से नुकसान पहुंचाने जा रहा है। जिस तरह उसने सोफा उठा के फेंका था, वो किसी को मार भी सकता था। पापा ने कहा, पकड़ो इसको, और जोर लगा के बड़ी मुश्किलों से हमने उसको पकड़ा। पकड़ के एक जगह पे गया, पापा ने कहा, बांध दो इसको, क्योंकि वो समझ चुके थे इसको ना बांधा गया तो ये बहुत नुकसान कर देगा, ये बहुत खौफनाक हो चुका है। गुरदीप तो है ही नहीं, ये कोई और है जो धमकी भी दे रहा है कि मैं मार डालूंगा, तो ये वाकई मार डालेगा। वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर चुका था। कहते बड़ी मुश्किलों से मेरे और भाई भी आ गए, बड़ी मुश्किलों से हमने उसको काबू किया और आखिरकार बांधने में कामयाब हो गए। तभी मुझे पापा ने कहा, जाओ, जो इनका दोस्त है इसी वक्त उनको बुला के लाओ, क्योंकि वो अब जानना चाहते थे हुआ क्या है। ये तो ऊपर दोनों बैठे हुए थे, क्या माजरा हुआ है, ये सिलसिला क्या है। किसी को किसी बात का नहीं पता था अभी तक, ना मुझे पता था कि क्या हुआ है। मुझे तो इतना पता था कि ऊपर जब दोनों बैठे थे, मैंने आवाज़ आई, चाचू रो रहे हैं। मैं गया, मैंने इनको चुप कराया। उसके बाद ये दोस्त को CF करके अंदर आ गए हैं, इतना ही पता था। मैंने कहा, अच्छा जी, मैं जाता हूँ। जब मैं बाहर निकलने लगा तो टाइम 11:30 बजे का था, और मौसम की खराबी की वजह से वो जो बारिश हल्की हल्की अब शुरू हो चुकी थी, बूंदाबांदी, बिजली भी नहीं थी। गली के अंदर अंधेरा पड़ा हुआ था, खूब अंधेरा गली के अंदर। ऊपर आवाजें निकालता, गड़गड़ाता बादल, चमकती बिजली, कड़ाम की आवाज आती थी और बिजली चमकती थी। पूरी गली रोशन हो जाती थी, रिम झिम छिक छिक छिक।
बादल के कतरे भी ज़मीन पे गिर रहे हैं। वो बहुत ही खौफनाक मंजर था और मुझे पता था और तो कोई जाएगा नहीं, बड़ा मैं हूँ, बाकी भाई छोटे हैं, मुझे ही पैदल जाना होगा चाचू के दोस्त को बुलाने के लिए। और मेरे पास हिम्मत नहीं हो रही थी। घर के दरवाजे से ही बाहर निकला तो इस मौसम की तूफ़ानी को, ख़राबी को देख के ठठर सा गया, डर सा गया, कांपना शुरू हो गया। या अल्लाह, मैं कैसे पहुंचूंगा? 7 मिनट का 8 मिनट का रास्ता था, 5-7 मिनट का रास्ता, लेकिन इस तूफानी और खूब अंधेरी गली में से जाना मेरे लिए बहुत अजाब था। फिर भी घर में जो मंजर था, मुझे जाना तो था, तो कहते मैं चल पड़ा। लेकिन एक बात मैं सोचता हुआ जा रहा था, आगे एक पुल भी आना है जिसके नीचे से नाला गुजरता है, और वो पुल मशहूर था। यहां एक चुड़ैल रहती है जो बिल्ली की शक्ल में सामने आती है। मैंने कभी देखा नहीं था, मेरा कभी पाला नहीं पड़ा था। उम्र ऐसी होती है, जब इस तरह की बातें सुन रखी होती है तो हर चीज़ जहन में होती है और पक्का यकीन होता है कि ऐसा होगा। तो वो कपकपाती टांगों के साथ, धड़कते दिल के साथ, दिल की धड़कन धक 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 तेजी के साथ चल रही है। और वो कह रहा है मैं चलता हुआ जा रहा हूं उसी तरफ जहां पे अभी पुल आएगा, मैंने उसको क्रॉस करना है, फिर आगे जाके उनका घर आना है, चाचू के दोस्त का। पहले तो मुझे उस भूतिया दफ्तर, जो बिजली का पुराना दफ्तर था, बहुत ही भयानक, जिससे रातों को आवाजें आती थी, इस गली में जिस वक्त अंधेरा घुपता, लाइटें आवती, ऊपर बादल बूंदाबांदी हो रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा है, और मुझे लें जी, ये एक नज़ारा पूरा ये हिला दिया कि मैं हिला नहीं हूँ, मेरे पाँव ज़मीन पे हिला नहीं हूँ, बकायदा जैसे कोई ऐसे छलांग लगाता है, ऐसे हल्की सी छलांग लगाई। ये नहीं कि इसका मतलब है जो भी इधर शरारतें करें आज वो इसके ऊपर बैठ गए हैं, यहाँ कहीं बैठे हैं, ये यूँ आवाज़ तो मेरे हाथों की है ना, यूँ हुआ है बकायदा जैसे कोई छलांग मार के बैठा है। बैठे रहो। अब सबसे पहले वो अच्छा, मैं उस मंजर को बयान कर रहा था और ये शरारत कर रहे हैं। उसी भूतिया दफ्तर के आगे से मैंने गुजरना था, जो मशहूर था, जहाँ की आवाज़ें मैंने सुनी थी ऊपर छत से, रोने की, हंसने की, बिल्लियों की। सबसे पहले तो उसके आगे से गुजरना था। क्या मंजर था वो मेरे लिए, ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह कांपता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था कि उस दफ्तर को मैंने क्रॉस किया। जैसे कैसे बिजली चमकती थी तो गली रोशन हो जाती और बादल की कड़म की आवाज़ आती, और आखिर मैं उस पुल के सामने पहुंच ही गया, जो तकरीबन कोई 20-25 कदम के फासले पे था। और मेरे दिल की धड़कन इसलिए तेज थी, आज तो चाचू के साथ भी मसला हुआ है, कहीं वो चुड़ैल ही ना रास्ता रोक ले। वो चुड़ैल हमेशा बिल्ली के ही रूप में आती थी, और ये सोचना ही था कि वो बिल्ली के रूप में आज वो डाइन वो सामने आ ही ना जाए। कि मैंने देखा एक बिल्ली, अभी मैं 20-25 कदम के फासले पे था, कि एक बिल्ली पुल के नीचे से निकली और बिल्कुल दरमियान में आके बैठ गई। इस अंदाज से निकली, कहां से भी निकली कि चलती हुई पुल के बिल्कुल दरमियान में, बड़ा पुल था, गाड़ियां भी गुजरती थी, उस पुल के दरमियान में बैठ गई और मेरी तरफ देख रही है। और मैं कह रहा हूं मैं इस पुल को कैसे क्रॉस करूंगा, ये तो डाइन सामने आ गई है। पीछे जाता हूं तो वो भी मामला ख़राब है, चाचू की तबीयत ख़राब है, ऊपर से ये भी डाइन आके बैठी हुई है। तो मैंने कहा मुझे लेफ़्ट साइड की तरफ हो जाना चाहिए, उल्टे हाथ की तरफ होके ज़रा इस कोने से गुजरने की कोशिश करता हूँ, ये दरमियान में बैठी रहे। तो कहता है मैं जैसे ही इधर लेफ़्ट हुआ हूँ, काफ़ी बड़ा खुला ब्रिज था, यानी गाड़ी आ भी सकती है, गाड़ी जा भी सकती है, काफ़ी खुला होगा, 20 फुट तो चौड़ा होगा। तो बिल्कुल दरमियान में बैठी थी। कहता है मैं बिल्कुल इस कोने में गया हूँ, उल्टे हाथ के कोने की तरफ गया हूँ, तो वो अपनी जगह से उठी है और चलती हुई उल्टे हाथ के कोने की तरफ चली गई है। तो मैंने कहा जल्दी से, मैं ना, अब ये इधर चली गई है, मैं भाग के ना सीधे हाथ की तरफ चला जाता हूँ और इधर से जल्दी से भागता हूँ। तो मैं जल्दी से चलता हुआ 3-4 कदम ही मैं सीधे हाथ की तरफ हुआ था कि वो तेज़ी से चलते हुए सीधी तरफ इस तरह आ गई है जैसे वो कह रही हो तू जिस तरफ जाएगा मैं उसी तरफ तेरे सामने आ जाऊंगी, तुझे नहीं छोड़ना मैंने आज। और मैं रुक गया। जब मैं उल्टी तरफ गया तो वो उल्टी तरफ आ गई, जब मैं सीधी तरफ गया तो वो सीधी तरफ आ गई। तो मैं रुक सा गया और वो भी अब बैठने की बजाय इस अंदाज में खड़ी हो गई जैसे कह रही हो तू अब आगे बढ़ा तो मैं तेरे ऊपर हमला कर दूंगी। कहता है उसी वक्त पता नहीं मेरे अंदर कैसे एक ताकत आई, मैं कांप रहा था, मैं डर रहा था,
मौसम की खराबी, बादल की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना और उस वक्त सामने बिल्ली का रूप धारे एक डायन का बैठा होना। मुझे बेहोश होकर गिर पड़ना चाहिए था। मेरी टांगें कांप रही थी, मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, मेरी दिल की धड़कन तेज थी। वहीं पे कहां से मेरे अंदर से हिम्मत आई कि एकदम से मेरे मुंह से निकला, वाहे गुरु दी खालसा ते वाहे गुरु दी फतेह। कहता ये जैसे ही जुमला मेरी जुबान से अदा हुआ, मेरी आंखों के सामने एक रोशनी सी आ गई। ऐसे लगा जैसे मैं एक खौफ से निकल आया हूं, बहादुर हो गया हूं, एक हिम्मत सी आ गई है। दोबारा मैंने ऊंची आवाज में कहा, वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु दी फतेह। मैंने दूसरी दफा जब ऊंची आवाज में यह कहा तो मैंने देखा उस बिल्ली ने रास्ता छोड़ दिया और नीचे की तरफ चली गई। वो जैसे ही नीचे की तरफ गई, कहता है मैं भाग पड़ा हूं। मैंने भागते हुए इस पुल को क्रॉस किया है और मैंने जैसे ही वो पुल क्रॉस कर लिया है तो मैंने मुड़ के देखा है, भागते भागते मुड़ के देखा है, अभी भी वो मेरे पीछे आ रही है। उसने मुझे पुल तो क्रॉस करने दिया है लेकिन वो मेरे पीछे आ गया। मैं फिर रुका नहीं, भागते भागते चाचू का जो दोस्त का घर था उसके दरवाजे तक पहुंच ही गया और मैंने बेल बजा दी। जैसे ही मैंने बेल बजाई, चाचू के दोस्त बाहर आ गए। मुझे कहते हैं क्या हुआ है? मैंने कहा जल्दी बोलें, जल्दी पहुंचें, आपको पापा ने बुलाया है, चाचू की तबीयत खराब है। उन्होंने जल्दी से अपना मोटरसाइकिल निकाला, मैं उनके पीछे बैठा और हम घर की तरफ जैसे ही रवाना हुए तो मैंने पीछे बैठे हुए ऊपर से ऐसे देखा तो सामने कोई भी बिल्ली नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और जैसे ही हम पुल के ऊपर चढ़े और पुल हमने क्रॉस कर लिया तो उसी लम्हे मैंने पीछे मुड़ के देखा, अब वो बिल्ली पीछे से कहीं से आ गई थी। मैंने जल्दी से आगे मुंह कर दिया कि अब ये मेरे साथ है, मुझे डरना नहीं चाहिए। हमने पुल क्रॉस किया और मोटरसाइकिल चलाते चलाते घर के बाहर आ गए। उन्होंने बाहर ही मोटरसाइकिल खड़ा किया, मैं उनको लेके अंदर पहुंचा और जब चाचू के हम सामने पहुंचे, जो बंधे हुए थे घर वाले हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे, उनके दोस्त ने उनकी जैसे ही शक्ल देखी, अभी भी उनकी लाल सुर्ख आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। बकायदा ऐसा महसूस होता था आंखें बाहर निकल आई हैं, दांत नोकीले ड्रकोला की तरफ बाहर की तरफ थे, खौफनाक चेहरा बना हुआ था, लाल सुर्ख आंखें बाहर और खौफनाक चेहरा बना हुआ था कि वो चाचू के सामने आते ही उनके दोस्त ने जैसे ही देखा तो एकदम से ठठर गए और समझ गए मामला कुछ और है, इनके अंदर किसी चीज की हाजिरी हो गई है। उसी वक्त वो उल्टे कदमों बाहर निकले और हमने देखा वो भागते हुए बाहर गए, अपना बाइक स्टार्ट किया और अपने घर चले गए। घर वाले सारे परेशान, को इनको बुलाया था कि कोई मिलके कोई हेल्प कर सके, वो तो खुद ही भाग के चले गए बजाय वो हमारी मदद करने के। ऐसे डरे कि चाचू को देखा उल्टे पांव ही भाग गए। तो तभी पापा ने कहा फिर एक काम करो, मम्मी की तरफ मुखाते हुए, तुम इसको साथ लेके, क्या नाम है, हरजोत, मम्मी से कहा हरजोत को साथ लेके जाओ, वो अपनी गली के एंड पे वो जो पंडित रहते हैं इस वक्त, पंडित जी को लेके आओ। मेरा जहाँ तक मुशाहिदा है, एक सरदार जी और एक और हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते और वो तावीज़, जिन, भूत और इन चीज़ों को नहीं मानते, इसलिए वो इसका ट्रीटमेंट भी नहीं करते। मम्मी ने हरजोत को साथ लिया और उसी गली से गुजर रहे हैं जहाँ कुछ देर पहले हरजोत कहता है मैं गुजरा था। तो मेरी खौफ से बुरी हालत यह, मम्मी के साथ होने की वजह से, मैं 17 साल का एक लड़का था लेकिन मम्मी साथ थी तो अब मैं हौसले में था। अब भी बारिश हो रही थी, बूंदा बांदी थी, तेज नहीं हुई थी लेकिन इतनी देर से शायद हो रही थी कि ज़मीन गीली हो चुकी थी। कहीं कहीं पे पाँव रखते हुए छड़क छड़क की आवाज़ आती। जब हम पाँव अपने ज़मीन पे रखते तो इतनी पानी वहाँ पे जमा हो चुका था कि शड़प शड़प की आवाज़ आती। इस वक्त बूंदा बांदी थी, हो सकता है बीच में थोड़ी सी तेज़ भी हुई हो जिसकी वजह से ज़मीन गीली भी थी और पानी रुका हुआ था। मम्मी के साथ चलते चलते उसी गुप अंधेरे के अंदर मुझे हौसला था, मैं अकेला नहीं हूं, मम्मी मेरे साथ है। हम पंडित जी के घर के बाहर पहुंच गए। पंडित जी जब बाहर आए तो उनको सारा वाकया बताया कि हमारे साथ चलिए। उन्होंने कहा चलिए। वो चलते हुए हमारे साथ आ गए। जब घर पहुंचे, आते ही वो जब चाचू के सामने आए, उनको देखते रहे, मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते रहे। जब वो कुछ पढ़ चुके तो उन्होंने कहा ये जो अंदर से बोल रहा है ये एक मुसलमान जिन है,
इनसे कुछ ऐसी गुस्ताखी हुई है, कुछ इनसे ऐसा बुरा हुआ है जो गुस्से में इनके अंदर आ गया हुआ है। और मैं जिसको इस वक्त सामने देख रहा हूँ, जो इसके अंदर उर्दू में बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, ये बहुत ताकतवर है। मैं चाहूँ भी तो इसको निकाल नहीं सकता, मेरी शक्ति से बहुत बढ़ के। ये बहुत ताकतवर जिन है। बस इतना कहूँगा, कोई भी मस्जिद की ऐसी दरबार की दरगाह की कोई तस्वीर है, वो इसको दिखाओ तो ये मुसलमान है, तो ये चुप कर जाएगा। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मैं माजरत ख्वाह हूँ। बस मैं इतना मशवरा दे सकता हूँ, इसको कोई तस्वीर दिखाओ और इसको वास्ता दो, ये चुप कर जाएगा। हमने उनका शुक्रिया अदा किया कि चलें, वो हमारे साथ आ गए। उन्होंने बता दिया उनकी ताकत से ज़्यादा है, तो वो हमने कहा चले हम आपको छोड़ आते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं चला जाऊँगा। वो घर से बाहर निकले, रवाना हो गए। हरजोत मम्मी बोली, मैं कहा जी मम्मी। कहते जाओ, इनके कमरे में, गुरदीप के ही कमरे में एक तस्वीर है, वो तस्वीर लेके आओ। मैं फ़ौरन समझ गया, उनके कमरे के अंदर ही एक तस्वीर लगी हुई थी अजमेर शरीफ की। तो मैं भागता हुआ ऊपर गया और जाके अजमेर शरीफ की तस्वीर लेके आ गया। जैसे ही वो तस्वीर लेके आया, पापा ने वो तस्वीर अपने हाथ में पकड़ी और उसके सामने कर दी गुरदीप के, और कहा तू जो भी है, तुझे इस अजमेर शरीफ का वास्ता, छोड़ दे इसको, इसको तंग ना कर, इसकी जान बख्श दे, तुझे इसका वास्ता है। और बार बार वो यही जुमला कही जाते थे और तस्वीर उसके सामने रखे जाते थे कि एकदम से वो जो बोले जा रहे थे गुरदीप, वो जो गुस्सा किए जा रहे थे, हिंदी बोल रहे थे, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। 2-3 दफ़ा ही उन्होंने ये जुमला बोला है, तुझे इसका वास्ता है, छोड़ दे इसको, माफ़ कर दे इसको। अजमेर शरीफ की तस्वीर दिखाते रहे। तीसरी दफ़ा जैसे ही पापा बोले अजमेर शरीफ का तुझे वास्ता है, एकदम से उनकी आंखें बंद होनी शुरू हुई और धड़म से गिरे, बेहोश हो गए। अब पापा, मैं, मम्मी, दादी सारे अब उनके पास बैठ के कि अभी ये होश में आते हैं, अभी ये होश में आते हैं। तकरीबन हम 1 घंटा उनके साथ बैठे रहे, वो होश में नहीं आए, गहरी नींद जा चुके थे। तभी दादी ने कहा, हरजोत अपने बहन भाइयों को लो, दूसरे कमरे में जाके सो जाओ, हम लोग इसके पास बैठे हैं, अल्लाह खैर करेगा, सुबह इसको देखते हैं इसका क्या करना है। बच्चों जाओ, तुम सो जाओ। हरजोत को मैं, मेरे बहन भाई हम दूसरे कमरे में जाके सो तो गए। रात के 2:30 बज चुके थे ये सारा कुछ करते करते। खौफ इतना था मेरे अंदर और बहन भाइयों के अंदर कि नींद कहाँ आनी थी। हम लेटे रहे, लेकिन कोई नींद नहीं हुई, कोई नींद ना आई, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सोया ही कोई नहीं घर में। जब सुबह हुई तो पापा ने कहा, चलो मेरे साथ, हरजोत उठ जाओ। मैं सोया तो था नहीं, मैं उठ के खड़ा हो गया। मैं कहा जी पापा। कहते हैं चलो मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनको लेके आते हैं, वो इसका हल करेंगे, कोई एक मुसलमान जिन है। पापा और मैं मस्जिद पहुँचे, नमाज से वो फारिग हो चुके थे, सुबह की उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी। हमने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा चलो चल के देखते हैं। वो आए, हमारे साथ चलते हुए घर में दाखिल हुए तो वो सो रहे थे। उन्होंने आके उसको उठाया, आवाज़ दी, क्या नाम है? हमने कहा जी गुरदीप। ने कहा गुरदीप उठ जाओ। जैसे ही हमने भी उनको हाथ लगाया तो वो उठ गए। उन्होंने कहा रस्से वगैरह खोल दे उसके। अब वो बैठ गए। जैसे ही बैठे तो मौलवी साहब जो बिल्कुल सामने थे, उन्होंने कहा कौन है तू? मैं अल्लाह का नाम लेके तुझसे मुखातिब हूँ, हाजिर हो और मुझसे बात कर। और उसके बाद कुछ पढ़ना शुरू हो गए। आवाज़ नहीं आ रही थी, होंठ हिल रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। वो जैसे पढ़ते गए तो हमने देखा कि उनका जिस्म कांपना शुरू हो गया और कांपते जिस्म के साथ वही रात वाली हालत हो गई। फिर से आंखें उसी तरह लाल हो गई, बाहर की तरफ आ गई, दांत उसी तरह हो गए और वो जो भी था हाजिर हो चुका था। मौलवी साहब बोले कौन है तू, और तू मुसलमान हो के क्यों एक इंसान को परेशान कर रहा है? मैं तुझसे मुखातिब हूं, क्यों तूने एक इंसान को तकलीफ दी है, उसको रात से जकड़ रखा है, उसके वजूद पे तू कब्जा करके बैठा है, क्या चाहता है तू? उसने कहा है मैं यहां का नहीं हूं, मैं किसी से मिलने के लिए आया था, मैं एक मुसलमान जिन हूं।
मैं नमाजी परहेजी जिन हूँ। वो जो जामन का दरख्त है उसके नीचे किसी ने मुझे कहा यहाँ पे बैठ जाओ। कोई मुझे कुछ देर के लिए बिठा के गया था। मैं मसरूफ़ था कि एकदम से मैं कमर करके बैठा था, ये पीछे से आया और इसने आके मेरे ऊपर सुसु कर दिया, मुझे नापाक कर दिया। इसको नहीं पता कि दरख्तों के नीचे इस तरह पेशाब जाके नहीं करना चाहिए। अल्लाह की और मखलूक भी आबाद होती है। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया इसकी इस हरकत के ऊपर कि मैं इसके अंदर आ गया हूँ। अब मैंने इसे छोड़ना नहीं है, इसको सबक सिखाना है, एक बंदे को साथ लेके जाना है ताकि इनको ज़िंदगी भर याद रहे कि कभी भी इस तरह दरख्तों के नीचे जाके ये पेशाब ना किया करें। वहाँ पे और मखलूक भी होती है, क्या ये अपने अलावा किसी और मखलूक का ख्याल नहीं रखते? तो मौलवी साहब मुखातिब हुए, ए अल्लाह के मखलूक, ए अल्लाह के जिन, तुम भी जानते हो तुम नज़र नहीं आते। अल्लाह ने तुम्हारे और इनके बीच में पर्दा रखा है। अगर तुम इसकी आंखों को नज़र आ रहे होते तो ये कभी भी ये हरकत ना करता, क्योंकि उसने तुम्हें देखा नहीं, उसको पता नहीं, तुम उसको नज़र आए नहीं, इसलिए अनजाने में उससे ये बात हो गई है। बेहतर यही है अपने गुस्से को थूक दो अपने गुस्से को और इसको माफ़ करो। मैं इसलिए ही आया हूँ, तुम भी एक नेक जिन हो, मुसलमान जिन हो, गुस्सा हो गया मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, ये घर वाले भी तुमसे माफ़ी मांगेंगे, तुम इसकी जान बख्श दो और हाँ, इसके बदले में कुछ चाहते हो, इनकी जितनी हिम्मत कुव्वत है ये ज़रूर तुम्हें दे देंगे और माफ़ी के भी तलबगार होंगे। अनजाने में हुआ है इसलिए इनको माफ़ कर दो। वो जितनी भी बातें हो रही थी गुरदीप के अंदर से, हिंदी में ही वो बात कर रहा था वो जिन। गला तो गुरदीप का था, लहजा किसी और का था, आवाज़ भी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। तो वो बोला, आप आ गए हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप भी एक नेक शख्स हैं, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये मुझसे वहीं पे आके माफ़ी मांगेंगे। यही शख्स ही आके मुझसे माफ़ी मांगेगा और मेरे लिए काले चने पका के लाएंगे और हलवा बना के लाएगा। हलवा बना लें और काले चने मेरे लिए पका दें, यही शख्स लेके आएगा और उसी जगह पे ही आएगा और उसी समय आएगा जिस समय ये कल रात आया था। वहीं पे मुझसे माफ़ी मांगेगा, चीज़ें रखेगा, मैं इसको माफ़ कर दूंगा। मौलवी साहब ने कहा, ठीक है, ये तुमसे माफ़ी मांगेगा और हलवा और काले चने भी पका के तुम्हें वहां पे दे जाएगा, लेकिन इसको माफ़ ज़रूर कर देना। उसके बाद एकदम से वो फिर ज़मीन पे गिरे, सोफे पे गिरे और बेहोश हो गए। मौलवी साहब बोले, अब जो भी है अभी चला गया है, लेकिन रात को उसको हलवा और चने पका के लाजमी देने होंगे। आप लोग शाम रात को बंदोबस्त कीजिए, चने भी काफ़ी ज़्यादा पकाइए, बड़े से बर्तन में रखिए और हलवा भी पका के काफ़ी ज़्यादा, यानी कि हलवे से मुराद जिस तरह 8-10 लोगों के लिए हलवा बनाया जाता है, इतना ज़्यादा हलवा, और 8-10 लोगों के लिए जो चने बनवाए जाते हैं इतने चने पका के इसको 2 बर्तन दीजिए, ये जाके दिए। बिल्कुल बड़ी बड़ी बाल्टियां दे दें, बेशक ये पकड़े, और बड़ी बड़ी बाल्टियां भर के ये वहाँ पे दे के यार और जाके माफ़ी मांगे। और उन्होंने उनको समझा दिया, मैं भी रात को आऊँगा और तुमने इस तरह माफ़ी मांगनी और इस तरह लेके जाना है। घर वालों ने चीज़ों का बंदोबस्त किया, पका लिया, हलवा भी हो गया, चने भी, काले चने भी पक गए। रात को मौलवी साहब टाइम पे पहुँच गए और कहा, चलिए सामान पहुँचा के आते हैं। दोनों बाल्टियाँ गुरदीप ने पकड़ी हुई थीं। वो डर भी रहा था, ठीक भी था, उसको बता दिया गया था कि तुम्हारे साथ ये कुछ हो चुका है, वो भी जान गया था और उसको बताया था, इसलिए तुमने माफ़ी ज़रूर मांगनी है, दिल से मांगनी है। तुम किसी नेक जिन का दिल दुखा बैठे उस पर पेशाब करके, और वो तुम्हारे अंदर आ गया था। वो इसलिए अब ज़्यादा खौफज़दा था कि मेरे अंदर जिन आया है और मुझे पता ही नहीं है। जब वो उस बिजली ऑफिस को क्रॉस करके पीछे की तरफ पहुंच गए, जहां पे कूड़ा क्रिकेट के बाद वीराना ही वीराना था, तो मौलवी साहब ने पूछा, किस दरख्त के नीचे खड़े होकर तुमने पेशाब किया था? तो गुरदीप ने इशारा किया मुंह से, वो सामने वाला। तो मौलवी साहब बोले, मैं यहीं पे खड़ा हूं, अब तुम चलते हुए उस दरख्त के पास जाओ, उससे 2-3 कदम 4 कदम पीछे ही रुक जाना और उनसे कहना कि अल्लाह की मखलूक, अनजाने में मुझसे गलती हुई है, अगर मैं देख लेता या देखने की ताकत रखता तो ऐसी हरकत कभी ना करता। मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, और जो आपने कहा था ये आपकी चीज़ें आप तक पहुँचाने आया हूँ। और दिल से माफ़ी मांगना, मुड़ के मत देखना, चीज़ें वहीं रख देना और मुड़ के वक्त देखना, मेरी तरफ सीधा आ जाना।
वो पहले ही डरे हुए थे। उन्होंने कहा मौलवी साहब आप यहीं पे होंगे ना? उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं यहीं पे ही खड़ा हूँ, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, उसकी यही शर्त है, तुम अकेले जाओगे। अब वो डर भी रहे थे गुरदीप, कहीं ऐसा ना हो मैं अकेला जाऊँ मुझ पर हमला कर दे। तो उनको मौलवी साहब ने हिम्मत दी, हौसला दिया, ऐसा नहीं होगा, जाओ। वो दोनों बाल्टियां उठा के, आज मौसम तो क्लियर था, बादल भी नहीं थे, बिजली भी नहीं थी, लेकिन रात का पहर वही था, 11:30 पौने 11 बजे का टाइम वही था। वो दोनों बाल्टियां लेते हुए धड़कते दिल के साथ, कांपते हाथों के साथ 4-5 कदम से भी ज़्यादा 6-7 कदम पीछे रुक गए और कहा मैं गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगता हूँ। उनकी आवाज़ कांप रही थी गुरदीप की, वो डरे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि मुझसे ये गलती हुई है, मैंने नहीं देखा था। मुझे पता होता मैं ऐसा कभी ना करता। ज़िंदगी में मैंने कैसे कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ज़िंदगी में मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। तो मुझे पता होता कोई भी जिन बैठा है या कोई भी मखलूक बैठी है, मैं ये हरकत कैसे कर सकता था कि उस पर पेशाब कर दूँ। मैं माफ़ी का तलबकार हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ ज़िंदगी भर मैं या मेरी फैमिली में से कोई कभी दरख्त के नीचे पेशाब नहीं करेगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये बाल्टियां जो मैं आपके लिए लाया था, जो आपने कही थी, ये कबूल फरमाइए। कांपते हाथों के साथ वो आगे बढ़ा और उसने दोनों बाल्टियां नीचे रख ली। उसके कानों ने अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं सुनी थी। कहते हैं मैं खौफजदा होकर ऊपर कभी दरख्त को देखता कि वो जिन इस दरख्त पे बैठा है, वो जिन नीचे ज़मीन पे बैठा है, वो जिन मेरे राइट साइड पे खड़ा है, मेरे लेफ़्ट साइड पे खड़ा है, वो कहाँ खड़ा है, वो अकेला है या 10 खाने वाले जिन यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ये सब महसूस कर रहा था और बहुत ज़्यादा डर रहा था। यकीनन जिससे मैं माफ़ी मांग रहा था वो इस वक्त मेरे सामने मौजूद तो था, तभी तो उसने कहा था उसी टाइम आके मुझसे माफ़ी मांगे, तभी तो मैं माफ़ी मांग रहा था। वो मौजूद था, उसको मैं देख नहीं पा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारी आंखें हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रही लेकिन मुझे देख रही हैं। मैंने माफ़ी भी मांग ली लेकिन मुझे जवाब कोई नहीं मिला। मैंने बाल्टियाँ वहीं पर रखी और जल्दी से पीछे मुड़ा, पीछे नहीं देखा, तेज़ तेज़ चलता हुआ मौलवी साहब के पास पहुँच गया। मौलवी साहब ने कहा घबराओ मत, आओ मेरे साथ। मौलवी साहब मुझे लेके थोड़ा सा वापस गली की तरफ आ गए। तकरीबन कोई 4-5 मिनट का टाइम गुजरा होगा कि मौलवी साहब ने कहा मुझे आओ मेरे साथ। दोबारा मुझे वापस उन्हीं दरख्तों की तरफ लेके जा रहे थे और मैं इशारों में उनसे पूछ रहा था, आंखें बार बार उनको देख रहा था कि मेरा जाना क्या अब ज़रूरी है, आप खुद चले जाइए। लेकिन वो मुझे इशारा कर रहे थे कि रिलैक्स रिलैक्स। वो मुझे लेके वापस उसी दरख्त की तरफ गए और हम दोनों ने देखा वो जो बाल्टियां हलवे से भरी हुई थी, वो जो बाल्टी काले चनों से भरी हुई थी, खाली हो चुकी थी। और इस हद तक खाली थी जैसे कि इसने साफ करके रख दी हो, धो के रख दी हो। कतरा तक नहीं था उसके अंदर हलवे का, और एक शोरबा या एक कतरा भी नहीं था काले चनों का। लिक्विड होता है उसमें, पानी की तरह होता है ना, शोरबा होता है उसमें। शोरबा होता है तो शोरबा तो लगा होता है, आप चने खा भी लें कहीं ना कहीं निशान रह जाते हैं। शोरबा था, इसमें बाल्टी ऐसे खाली थी, शोरबा तक नहीं था, एक कतरा भी नहीं था। ऐसे लगता ही नहीं था कि इसके अंदर कोई सालन था, कोई इस अंदाज में खाली कर गया था। उन्होंने मुझे कहा उठा लो, इसका मतलब यही है तुम्हारी माफ़ी कबूल हो चुकी है। बाल्टियां उठाई और हम दोनों घर की तरफ, मौलवी साहब और चाचू घर की तरफ वापस आ गए। और तभी उन्होंने कहा इनके अंदर असरात थोड़े से रहेंगे, इनको गुस्सा भी कभी कभी आता रहेगा, माफ़ कर दीजिएगा, इनको बर्दाश्त कीजिएगा। वो चला गया है जो भी था, लेकिन उसके असरात कुछ टाइम तक रहेंगे। बहुत ताकतवर था, तभी वो पंडित जो था वो चला गया था। ये बहुत ताकतवर था, उसकी ताकत के इतने असरात थे कि इसके अंदर रहेंगे, इसलिए इसको माफ़ कीजिएगा। कभी ये गुस्सा भी करेगा खामखा की बातों पे तो माफ़ कर दीजिएगा। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें समझाई, इस पर अमल कीजिएगा, ये कीजिएगा। और उसके बाद वो इजाज़त लेके चले गए। और उसके बाद भी कहते हैं गुरदीप को गुस्सा आता रहा काफ़ी टाइम तक, अब तक आता रहा। और पता लग जाता था कि पहले वो जो कभी गुस्सा नहीं करते थे उनको गुस्सा आता ही नहीं था, अब छोटी छोटी बातों पे भी आ जाता था और शदीद आ जाता था। शुरू शुरू में तो इतना ज़्यादा आ जाता था कि हम समझ जाते थे कि ये नहीं, वो असरात हैं उसी के, जो जा चुका है उसी के असरात की वजह से गुस्सा है। और हम बर्दाश्त करते, घर वाले चुप कर जाते। लेकिन उसके बाद कभी भी दोबारा उन्होंने या पूरे ख़ानदान ने, जिस चीज़ को पता लगा, दरख्त के नीचे जाके किसी ने छोटा पेशाब नहीं किया। कह रहे हैं आज मेरी उम्र 34 साल हो चुकी है, 17 साल पुराना ही वाक़या है। आज भी मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ तो वो भी डर जाते हैं और उनको सबक देता हूँ, बेटा कभी भी दरख्त के नीचे जाके
पेशाब ना करना। अभी वो उसी घर में रहते हैं या कहीं चेंज कर चुके हैं, उन्होंने मेंशन नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते हैं या उसी घर में हैं, तो लिख दिया करें, वैसे आगे बता दिया करें कि अभी भी हम उसी घर में रहते हैं या चेंज कर चुके हैं। और आपने भी गलती की, मुझे नहीं बताया कि नाम रियल बताने हैं या फ़र्ज़ी बताने हैं, तो मैंने रियल ही बता दिए हैं। ये आप बता दिया करें, लाजमी मेंशन कर दिया करें कहानी में आप लोग कि जी नाम रियल रहने दें या फ़र्ज़ी कर लें। तो इसलिए आपकी लोकेशन और नाम मैंने रियल ही रहने दिए हैं। तो ये थी जी हरजोत की कहानी, हरजोत सिंह ने जो मुझे भेजी 17 साल पहले की उनकी ज़िंदगी के साथ बीता हुआ वो वाक़या जो उनके चाचू के साथ हुआ था। इस पे मैं भी एक छोटी सी बात करूँगा। क्या बहुत से लोग सवाल पूछेंगे क्या इस तरह होता है, दरख्तों के नीचे पेशाब करने से क्या इस तरह हो सकता है? तो इसका जवाब सिंपल सा ये है, कहीं पे भी आप जाएं, सिर्फ दरख्त नहीं, आपका घर है जो 3 महीने से बंद है, 1 महीने से बंद है, उस घर में भी दाखिल हों तो दरवाजे पे नॉक करें, ज़ोर ज़ोर से खांसें ज़ोर ज़ोर से, अस्सलामु अलैकुम कहें, रास्ता दे दें, कुछ भी ऐसा कहें जैसे अंदाज किसी को मुखातिब करना। और डरना नहीं है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप मेरे साथ होते हुए भी डरेंगे, जब आप मेरे साथ हैं तो ये मखलूक भी आपकी दोस्त बन जाएगी। यकीन माने जिस तरह आज किसी ने आके यूं छलांग लगाई, आपके भी दोस्त बन जाएंगे, फ़ायदा देंगे आपको। आप सलाम करें, आप रास्ता दे दें, खटका कर दें, पाँव ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे मारें, खांसें, कुछ भी ऐसा करें ताकि कोई है तो वो आगे से हट जाए। बंद घर हो वहाँ पे भी ये हुक्म है, तो दरख्त के नीचे तो अब वैसे भी आप जा रहे हैं, वो वीरान जंगल है, वो वहाँ पे जामन के दरख्त है। अभी भी बहुत सारे दरख्तों में हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं जाता हूँ देखता हूँ, तो दरख्तों के पास जाते हुए और भी मखलूक है ना, चिड़िया रहती हैं, सांप रहते हैं, बिच्छू हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए ऐसी जगहों पर जाते हुए आपने लाजमी एहतियात बरतनी है, सिर्फ पेशाब की नहीं, वैसे भी एहतियात बरतनी है, ये याद रखिएगा। तो पेशाब अगर करना पड़ भी जाए तो ऐसा भी हो तो किसी भी ऐसी जगह पे करना हो, आप वीराने में हैं, आप बाहर हैं खेतों में, तो आप आवाज़ दे दें, एक दफ़ा पाँव मार दें ज़ोर ज़ोर से, खांस दें, खांसना शुरू कर दें ताकि जो भी है, या कह दें भाई जो भी अगर कोई है तो हट जाए भाई यहाँ से, बस इतना काफ़ी है। ऐसे अचानक ना जाएं, क्योंकि हो सकता है वो लेटे हुए हों, बैठे हुए हों, सोए हुए हों, सांप ही बैठा हो, छोड़ दें बाकी बात, सांप ही बैठा हो, आप जाके पेशाब करेंगे, उस पर पानी गिरेगा, सांप आपको पकड़ लेगा, जानवर पकड़ लेगा। तो इसलिए इस अंदाज में जाएं कि शोर पैदा करके जाएं, जाके जो भी मखलूक है, वो चाहे छुपी हुई मखलूक जिन्नात है या जानवर है, सांप, बिच्छू, कीड़ा कोई भी है, तो वो वहाँ से हट जाए। ठीक है, तो ये एहतियात लाजमी करनी है, बिल्कुल इससे असर पड़ता है और नुकसान होता है। ये थी जी आज की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोग भी अपनी मुझे कहानियाँ भेजिए और लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपका होना चाहिए उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी, STORY इंग्लिश में, या सीन टे वाओ रे छुटियरी स्टोरी लिखें, या फिर एक और लफ्ज़ भी लिख सकते हैं OCS, ऑफ ओ कैमरा CS स्टोरी। इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं लिखा। अगर आपका आखिरी लफ्ज़ स्टोरी है और आपने स्टोरी भेजी हुई है तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल होगी। अगर आप आखिरी लफ्ज़ स्टोरी नहीं लिखते, कुछ और लिख देते हैं, तो मैं उसको नंबर दे के सेव नहीं कर सकूँगा, आपकी कहानी शामिल नहीं होगी। बाकी जो लोग मुझसे पूछते हैं जी आपकी स्टोरी लाजमी शामिल होगी, सुनते रहिए इंशाअल्लाह ताला। जैसे आपका नंबर आ जाएगा, पूछने की ज़रूरत नहीं है, जिसने मुझे स्टोरी लिख के भेजा है तो उसकी कहानी शामिल होगी ही होगी, लाजमी शामिल होगी। और जब आपका नंबर आएगा, और भेजना इसको किस नंबर पे है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +9231365550। मैं इसको उर्दू में भी बताता हूँ, 00923136655500। इस पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए अपनी स्टोरी, इंशाल्लाह आपकी स्टोरी OCS का हिस्सा बन जाएगी। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।